हम पढ़ने वाले हैं बीसीजी फेलियर्स के बारे में। तो बीसीजी की अगर बात करें तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। अगर हम बात करें नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर का, वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में। और बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस कैल्मी ग्लोरिन। तो इसमें जो रहता है बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, कार्सिनोमा इन सिटू और हाई ग्रेड टी या टी1 ट्यूमर्स। तो अगर हम बात करें कि अगर हमने अच्छे से भी अगर बीसीजी थेरेपी दिया तो ऑलमोस्ट 50% पेशेंट जो रहता है उनमें रिकरेंस और प्रोग्रेशन के चांसेस रहते हैं। तो इनको जो है हम फर्दर कैसे कैटेगराइज करें वो चीज़ हमें देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो बीसीजी फेलियर जो रहता है बेसिकली 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला रहता है बीसीजी रिफ्रैक्टरी। तो रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है कि जो बीमारी है, वो जो डिजीज़ है वो बना हुआ है, परसिस्टेंट जो डिजीज़ है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। और ये यूजुअली जो ड्यूरेशन हम लेते हैं 6 मंथ का लेते हैं। तो परसिस्टेंट हाई ग्रेड डिजीज़ एट 6 मंथ, और उसको जो है हमने बीसीजी थेरेपी जो किया है वो अच्छे से दिया है, तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टरी, पहला। और दूसरा जो रहता है अगर प्रोग्रेशन हो रहा है तो उसे भी हम रिफ्रैक्टरी बोलेंगे। फिर दूसरा जो रहता है रिफ्रैक्टरी के बाद जो रहता है रिलैप्सिंग। तो जो रिलैप्सिंग का मतलब होता है कि जो पेशेंट है एक बार उसको डिजीज फ्री स्टेट अचीव कर लिया है, तो बीसीजी लेने के बाद एक बार डिजीज फ्री स्टेट आ गया है और फिर से बीमारी जब होती है तो उसको बोलते हैं रिलैप्सिंग। तो इसमें क्या होता है रिकरेंस। तो रिलैप्सिंग का लिटरल मीनिंग क्या हुआ, रिकरेंस हो रहा है और बीसीजी से हमने एक डिजीज फ्री स्टेट अचीव किया था, अब बीमारी दोबारा हो रही है। फिर जो तीसरा होता है बीसीजी फेलियर, वो होता है इन फॉर्म ऑफ इनटॉलरेंट। तो इनटॉलरेंट का मतलब ये होता है कि उसका साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। तो एडवर्स इफेक्ट की वजह से जो रहता है बीसीजी जो है पेशेंट कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इसको बीसीजी इनटॉलरेंट बोलते हैं। और फिर जो अगला है वो रहता है बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव। तो अनरिस्पॉन्सिव का जो अगर हम बात करें तो अनरिस्पॉन्सिव में बेसिकली दोनों अगर चीज़ होता है उसको लेते हैं, रिफ्रैक्टरी और रिलैप्सिंग। तो अगर बीसीजी रिफ्रैक्टरी और जो रिलैप्सिंग केसेस होते हैं अर्ली जो रिलैप्स करते हैं, उन दोनों को अगर हम बात करें तो बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव कैटेगरी में आते हैं। और ये बेसिकली ट्रायल या रेगुलेटरी अगर कोई चीज़ है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एक होता है बीसीजी रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है डिजीज जो है 6 महीने हमने बीसीजी चलाया और उसके बाद भी जो है बीमारी बनी हुई है या बीमारी प्रोग्रेस कर रही है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट। दूसरा होता है रिलैप्सिंग, जो एक बार जो है बीसीजी से बीमारी ठीक हो गई थी और फिर दोबारा रिकर कर गई, तो उसे रिलैप्सिंग बोलते हैं। और तीसरा होता है इंटॉलरेंट, तो उसमें जो पेशेंट है वो एडवर्स इफेक्ट की वजह से टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। फिर अगर हम बात करें अनरिस्पॉन्सिव, क्या होता है कि आइदर जो डिजीज है वो परसिस्टेंट है, प्रोग्रेस कर रही है या रिकरेस कर रही है, तो इसको अनरिस्पॉन्सिव बोलते हैं। तो अनरिस्पॉन्सिव में दो चीज़ें आती हैं। तो अगर हम बात करें कि एडुकेट जो हमने यहाँ पे किया था, एडुकेट बीसीजी क्या होता है, क्योंकि पूरी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो एडुकेट बीसीजी का अगर हम बात करें तो एडुकेट बीसीजी तब बोलते हैं जब हमने एटलीस्ट 5 या 6 जो था इंडक्शन डोज दे दिया है। तो 5 या 6 इंडक्शन डोज दे दिया है और तो उसको बोलते हैं एडुकेट बीसीजी। मेंटेनेंस डोज जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हमने 2-3 मेंटेनेंस डोज दिया है तो ठीक है, बट 5 या 6 जो इंडक्शन डोज दे दिया है तो वो जो रहता है एडुकेट बीसीजी कहलाता है। फिर अगर हम बात करें कि क्या रिस्क फीचर होते हैं जो कि पुअर बीसीजी रिस्पॉन्स बताते हैं, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं पुअर बीसीजी रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर किसी को सीआईएस है तो कॉन्कॉमिटेंट सीआईएस रहता है, तो ऐसे केस में पुअर बीसीजी रिस्पॉन्स आता है। फिर मल्टीफोकल डिजीज है या जो डिजीज है ट्यूमर है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो भी रहता है पुअर रिस्पॉन्स। फिर टी1 ग्रेड 3 डिजीज है तो वो भी पुअर रिस्पॉन्स रहता है। फिर अगर डिजीज जो है विद इन 6 मंथ या से लेकर 9th मंथ के केस में रिकरेंस हो रहा है तो वो भी पुअर रिस्पॉन्स दिखाता है। फिर कुछ वेरिएंट होते हैं जैसे माइक्रो कैपिलरी वेरिएंट, प्लाज्मा साइटोइड वेरिएंट।
तो ये दोनों जो वेरिएंट रहते हैं वो बीसीजी को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। और लिम्फोवस्कुलर इन्वेजन, तो हम जो है एक बार फिर देख लेते हैं। पहला रहता है अगर सीआईएस है, कॉन्कॉमिटेंट सीआईएस, अगर ट्यूमर मल्टीफोकल है और मोर देन 3 सेंटीमीटर है, जो T1 डिजीज ग्रेड 3 है, फिर जो रिकरेंस है वो जल्दी हो रहा है विदिन जो है 9 मंथ या 6 मंथ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हिस्टोलॉजी है वो वेरिएंट हिस्टोलॉजी आइदर माइक्रोपेपिलरी या प्लाज्मासाइटोइड या जो है लिम्फोवस्कुलर इन्वेजन है। तो हम जो है बीसीजी कैसे इवेलुएट करते हैं, बीसीजी फेलियर के इवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जो रहता है सिस्टोस्कोपी विथ बायोप्सी करते हैं, यूरिन साइटोलॉजी कराते हैं, और अगर साइटोलॉजी पॉजिटिव है और कोई भी ट्यूमर विजिबल नहीं है तो ऐसे केस में हमें ब्लैडर मैपिंग करना रहता है। फिर अपर ट्रैक्ट इमेजिंग भी कराना होता है, और अगर सीआईएस है तो ऐसे केस में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की बायोप्सी करनी रहती है। फिर अगर बीसीजी फेल हो गया तो मैनेजमेंट ऑप्शन क्या है, तो सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है अगर बीसीजी फेल हो गया तो वो होता है रेडिकल सिस्टेक्टमी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन अगर थेरेपी है बीसीजी रिफ्रैक्टरी केसेस में तो वो है रेडिकल सिस्टेक्टमी, क्योंकि इसमें अगर डिजीज ऑर्गन कन्फाइंड है तो ऑलमोस्ट 80% जो पेशेंट रहते हैं मोर देन 5 ईयर सर्वाइव करते हैं। तो 5 ईयर सर्वाइवल काफ़ी अच्छा रहता है अगर रेडिकल सिस्टेक्टमी कर दिया है। और जैसे अगर किसी को सीआईएस है या T1 ग्रेड 3 है तो ऐसे में हमें जो है रेडिकल सिस्टेक्टमी ही करना चाहिए। तो अगर हम बोले कि कोई यंग पेशेंट है, फिट है और कंप्लायंट है तो उसमें जो रहता है रेडिकल सिस्टेक्टमी जो रहता है वो ऑप्शन रहता है। फिर अगर हम बात करें ब्लैडर स्पेयरिंग ऑप्शंस की, तो ब्लैडर स्पेयरिंग ऑप्शंस की बात करें तो हम लोग इंट्रावेसाइकल कीमोथेरेपी दे सकते हैं। इसमें हम जो रहता है बेसिकली जेमसिटाबिन कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं डोसीटैक्सेल के साथ, और ये काफ़ी जो रहता है अच्छा रहता है और हाई एफिकेसी रहती है। अगर पेशेंट डोसीटैक्सेल टॉलरेट नहीं करता है तो हम जेमसिटाबिन को मोनोथेरेपी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें माइटोमाइसिन सी का, तो माइटोमाइसिन सी उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लिमिटेड एफिकेसी होता है पोस्ट बीसीजी। फिर वेल रूबिसिन की बात करें तो वेल रूबिसिन यूजुअली जो रहता है सीआईएस जो केसेस होते हैं सीआईएस की वॉल को हटाने के लिए वेल रूबिसिन यूज करते हैं। तो ये जो रहता है बीसीजी रिफ्रैक्टरी सीआईएस के केस में यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करें इम्यूनोथेरेपी की, तो जो इम्यूनोथेरेपी जो यूज़ करते हैं वो रहता है पेम्ब्रोलीजुमैब। तो पेम्ब्रोलीजुमैब जो है यूजुअली प्रिफर्ड रहता है, और ये जो रहता है ये भी जो रहता है बीसीजी अनरिस्पॉन्सिवनेस अगर है तो बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव सीआईएस में यूज़ कर सकते हैं, और ये जो था एफडीए अप्रूव्ड है 2020 में। फिर जो अगर बात करें अगर दूसरी जो ड्रग है एक्सपेरिमेंटल है वो है अटलजोलिमुमैब, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस पर ट्रायल्स चल रहा है। फिर जो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी पहला हम देख लें जो ट्रायल्स में है वो तो है ऑन्कोलिटिक एडिनोवायरस यूज़ करते हैं, और वो बेसिकली जीएम सीएसएफ के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। उसका नाम है 007 CG 0070, जो जेम्स बॉन्ड की तरह है। और जो अप्रूव्ड है एफडीए अप्रूव्ड बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव के लिए तो वो है नैडोफाराजिन फ्रायरा एडिनोविक। ये बेसिकली एडिनो वायरस मीडिएटेड रहता है, और इसमें हम लोग इंटरफेरॉन अल्फा 2B जीन जो रहता है उसकी डिलीवरी कराते हैं। अब बात करते हैं डिवाइस असिस्टेड थेरेपी की। डिवाइस असिस्टेड थेरेपी जो रहता है इसमें हम लोग बेसिकली माइटोमाइसिन सी रहता है उसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिवाइस की मदद से जो रहता है ब्लैडर में डिलीवर करते हैं, और इसको बोलते हैं हाइपरथर्मिक इंट्रावेसाइकल कीमोथेरेपी या हाईवेक। दूसरा रहता है वॉल को पेनिट्रेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन EFDA, तो ये जो रहता है डिवाइस असिस्टेड थेरेपी होता है। अब जो रहता है कुछ स्पेशल कंडीशन की बात करें तो अगर पेशेंट जो है सिर्फ CIS है तो ऐसे में हम जीन थेरेपी जो ऊपर डिस्कस कर रहे थे नेडोफाराजीन या चेक पॉइंट इनिबिटर पेम्ब्रोलिजुमैब यूजुअली ये प्रिफर कर सकते हैं। अगर पेशेंट जो है पैपिलरी T1 ट्यूमर है तो इसमें जो रहता है हमें जो रहता है यूजुअली सिस्टेक्टमी प्रिफर करना चाहिए। फिर अगर बीसीजी इनटॉलरेंस है तो ऐसे केस में हमें जो है पहले कीमोथेरेपी
और उससे नहीं हो रहा है तो फिर जीन थेरेपी ट्राई करना चाहिए। और अगर पेशेंट जो है अनफिट है तो ऐसे में हम लोग इंट्रावेसाइकल या सिस्टमिक इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें फॉलोअप, तो सेम जो रहता है ब्लैडर कैंसर में हम लोग 3 महीने में 2 साल के लिए बुलाते हैं, फिर 6 मंथली फॉलोअप होता है और यूजुअली बुलाकर सिस्टोस्कोपी और साइटोलॉजी करते हैं और अगर सस्पिशियस है तो बायोप्सी करते हैं। अपर ट्रैक्ट इमेजिंग जो रहता है हम लोग एनुअली करते हैं और अगर हम लोग इम्यूनोथेरेपी प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में हमें रीनल फंक्शन भी कराना रहता है। अब बात करते हैं रिसेंट क्या चेंज हो रहा है। तो हम लोग जो पेम्ब्रोलीजुमाब यूज़ करते हैं वो चेक पॉइंट इनिबिटर है और उसमें जो है रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट 40% पेशेंट्स में आता है। फिर जो जीन थेरेपी नाइडोफाराजीन है उसको 3 महीने में एक बार हमें डालने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। फिर जो यूरिनरी बायोमार्कर्स है उसको हम लोग एज अ सर्विलांस एडजंक्ट यूज़ कर सकते हैं और mRNA बेस्ड थेरेपी जो है अंडर क्लिनिकल ट्रायल है। ये है पूरा ट्रीटमेंट के बारे में।